यह क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। कल की डेट में मैंने आप सभी को आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसमें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन कवर किया है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। साथियों, डीसी जनरेटर जो होता है एक विद्युत मशीन होता है, सभी को मालूम है। और इसका कार्य की बात किया गया है तो इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। कभी कभी इसका सिद्धांत भी पूछ दिया जाता है कि जो डीसी जनरेटर होता है इसका सिद्धांत क्या है, मतलब कि ये किस पे कार्य करता है। तो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन बी देखने को मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में यांत्रिक शक्ति का उत्पादन किसके द्वारा होता है। एंकर के द्वारा अर्थात आर्मेचर जिसको बोला जाता है, इसके बाद कम्यूटेटर या ब्रश, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। देखिए साथियों, डीसी मोटर में जो आर्मेचर होता है वो जो होता है जिसको हम एंकर भी बोलते हैं, तो ये कंडक्टर में प्रवाहित धारा और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में जो होता है ये आपसर जो क्रिया होती है, मतलब एक दूसरे के यहाँ पे बीच की जो क्रिया होती है उससे यांत्रिक बल उत्पन्न होता है। और ये जो होता है उससे जो घूर्ण होता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं उस पे शाफ्ट पे घूर्ण करने लगता है। तो एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो ये जो कार्य होता है जिसके द्वारा होता है वो होता है एंकर, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। और यहाँ पर जो आर्मेचर दिया गया है ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टरों में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो परस्पर क्रिया है उससे जो यांत्रिक बल उत्पन्न होता है वही हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर, जो कि सॉफ्टवेयर घूर्णन करने लगता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस नियम से या किस नियम के अनुसार डीसी मोटर कार्य करता है। तो यदि नियम की बात किया जाए तो डीसी मोटर जो होता है ये फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम, मतलब कि फ्लोमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ये जो है कार्य करता है। और इसमें यही कहा जाता है, नियम इसका यही है कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और मध्यमा जो धारा है उसकी दिशा और अंगूठा का बल की दिशा दर्शाए तो मोटर में घूर्ण बल जो होता है और जिसको हम टॉर्क बोलते हैं घूर्ण बल को, वो उत्पन्न होता है। इसी पे ये जो है कार्य करता है। तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको सी देखने को मिलता है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम। सी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे सवाल नंबर 4 नीचे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। देखिए यहाँ पर ईएमएफ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या होता है। तो साथियों इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो डीसी जनरेटर में फ्लोमिंग के जो यहाँ पर जो रूल है इसका दाएं हाथ के नियम उसका उपयोग होता है, सभी को मालूम है। और इसमें क्या होता है अलग अलग इसकी होती है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो नियम की बात करें तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और दाएं हाथ के नियम में यही कहा जाता है कि दाएं हाथ की तर्जनी का चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा की गति की दिशा को दर्शाए तो वो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही हमसे कहा जाता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है। और ऑप्शन में जो हमको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, फ्लोमिंग का दाएं हाथ नियम। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि
डीसी मोटर की स्पीड की नियंत्रण करने के लिए, मतलब कि डीसी मोटर की स्पीड की मतलब की गति की बात करें, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रवाहित होती है या प्रभावी होती है? तो देखिए, यदि गति की बात करें तो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए इसमें दो विधियां होती है। एक होता है फील्ड कंट्रोल विधि और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल विधि, जिसको हम एंकर कंट्रोल विधि के नाम से भी जानते हैं। तो फील्ड कंट्रोल विधि में क्या होता है, इस विधि में जो होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी धारा को बदलकर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और जो आर्मेचर कंट्रोल विधि होती है, इसमें आर्मेचर का जो वोल्टेज होता है उसको नियंत्रित करके स्पीड बदली जाती है। तो ये दो विधियां होती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है फील्ड नियंत्रण विधि और एंकर वोल्टेज कंट्रोल विधि, ये दोनों सही है। और सी ऑप्शन हमको यही देखने को मिल रहा है कि दोनों, मतलब कि ए और बी क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। अब यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ, अर्थात यहाँ पे ईएमएफ का ईबी से इंडिकेट किया जाता है, उसको लिखा गया है, का क्या कार्य होता है। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और यहाँ पे बैक की बात किया गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बैक ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। मतलब कि ईएमएफ का पूरा नाम ही जो होता है उसी से आप पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और जब भी जो भी मोटर के संचालन के दौरान जो आर्मेचर होता है उसमें उत्पन्न होता है, तो और जो इनपुट करंट होता है वो नियंत्रित करता है। और जब बैटरी की केस में आता है तो ये जो होती है बैटरी से आपूर्ति जो वोल्टेज होती है उसकी विपरीत कार्य करती है। तो इसमें अधिक धारा यहाँ पे बहने की संभावना होती है। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे कार्य पूछा गया है ईबी का, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो मोटर के केस में इसका इनपुट जो करंट है उसको सीमित करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोटर की जो इनपुट सप्लाई है, जो करंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बैक ईएमएफ का। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है, मोटर के लिए आवश्यक इनपुट करंट को सीमित करना। यह आपका सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर का नाम आपने सुना होगा। देखिए, जो कम्यूटेटर होता है, यदि कार्य की बात करें तो कम्यूटेटर का कार्य होता है आर्मेचर में जो उत्पन्न जो एसी होता है, मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसको एक दिशा धारा, मतलब कि डीसी में परिवर्तित करना, ये इसका कार्य होता है। किसका? कम्यूटेटर का। ध्यान रखिएगा। और ये जो होती है, जो घूर्णन करते हुए जो दिशा को बनाती है, तो ये एक सही दिशा यहाँ पे रखती है ताकि जो आउटपुट जो डीसी वोल्टेज है वो सही प्राप्त हो सके। तो एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है एक ही होता है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा, मतलब कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ये जो होता है किसका कार्य होता है? कम्यूटेटर का होता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलना। ये साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की शुरुआती टार्क, अर्थात स्टार्टिंग टार्क किस पर निर्भर करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है, जिसको हम स्टार्टिंग टार्क बोलते हैं इंग्लिश में, उसके मुख्य रूप होते हैं। मतलब कि ये जो होता है डीसी मोटर का जो प्रारंभिक टार्क, ये मुख्य रूप से ये फील्ड करंट पर ही निर्भर करता है। इसका रीजन ये होता है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, मैंने शुरुआती जो टार्क होती है, उसमें जो बैक ईएमएफ होता है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो इसी कारण से जो शंट मोटर होती है उसकी अपेक्षा जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें अधिक जो होता है टार्क उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फील्ड करंट पर निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है हमारा कि फील्ड करंट पर, यहाँ पर भी ऑप्शन कि डीसी मोटर की शुरुआती टार्क किस पर निर्भर करती है, तो ये फील्ड करंट पर निर्भर करती है। ये आपका साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में सबसे अधिक शुरुआती टार्क किस पर या किस मोटर पर उत्पन्न होती है। जैसे शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, या डीसी कंपाउंड मोटर, या डीसी जनरल मोटर, ये सभी मोटरें यहाँ पर दी गई है। लेकिन
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो निर्भर करती है, ये उत्पन्न जो होती है ये डीसी सीरीज मोटर पर। मतलब कि डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में जोड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जोड़ी होती है। और प्रारंभ में अधिक धारा प्रवाहित होती है, ये सभी को मालूम है। और जब उच्च मतलब कि हाई जो जब टार्क उत्पन्न होता है, तो ये कारण इसमें ये होता है कि जैसे कि मोटर मोटर हो गए या जो रेलगाड़ियाँ होती है या कई इलेक्ट्रिक आप वाहनों में भी देखे होंगे, क्रेनों में भी देखा होगा, इसमें इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर किया जाता है। तो ये किस चीज़ की बात किया जा रहा है, डीसी मोटर में सबसे अधिक शुरुआती टार्क के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो उस समय हम इसका ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पे रेलगाड़ियों में करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों में भी करते हैं और बहुत सारे क्रेनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है डीसी सीरीज मोटर होता है। और डीसी सीरीज मोटर जो सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर देखने को मिलता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बीच मुख्य अंतर, मतलब कि इन दोनों के अंतर बीच कौन सा अंतर होता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बीच। तो देखिए, डीसी जो मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जब यहाँ पे जनरेटर की केस में आते हैं तो डीसी जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच बहुत ही यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है सही ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जबकि डीसी जनरेटर और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर में कौन सा घटक कम्यूटेटर के संपर्क में रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक इसमें होता है ब्रश, ब्रश जिसको बोलते हैं, ये जो ब्रश होता है ये कम्यूटेटर के संपर्क में हमेशा रहता है। और आप देखिएंगे, जब आप देखेंगे डीसी मोटर में तो जो जहाँ ब्रश होता है, जहाँ कंप्यूटर के संपर्क में होता है, वहाँ पे लाइटिंग होती रहती है। मतलब कि एक तरह से आप कहेंगे तो चिंगारी वहाँ पे उत्पन्न होती रहती है। और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस संपर्क में रहता है, तो ये कम्यूटेटर के संपर्क में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और मोटर या जनरेटर की केस में, दोनों केस में ये जो होता है ये इसकी मदद करता है। और दोनों ही केस में जो होता है ये इसके संपर्क में रहता ही है, मतलब कि कम्यूटेटर के संपर्क में रहेगा ही, चाहे वो मोटर की बात किया जाए, मोटर में देखा जाए या जनरेटर में देखा जाए। और यदि बात करें ये जो ब्रश होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये जो ब्रश होते हैं कार्बन का बनाया जाता है या ग्रेफाइट के बनाया जाता है, यही दो पदार्थ का बनाया जाता है। और यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन के अनुसार, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ब्रश। सी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर के संपर्क में कौन रहता है, ब्रश रहता है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये ऐसा भी पूछ सकता था कि जो ब्रश होता है वो किसके संपर्क में रहता है, तो भी आप यहाँ पे मारते यहाँ पे कम्यूटेटर, या कम्यूटेटर पूछ रहा है कि कम्यूटेटर किसके संपर्क में रहता है, ब्रश। मतलब कि इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकते थे। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट वोल्टेज किससे प्रभावित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पर मतलब कि ओपन सर्किट वोल्टेज की बात की गई है, तो डीसी जनरेटर में जो नो लोड वोल्टेज होता है जिसको आप एनएलबी बोलते हैं, एनएलबी बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये जो होता है ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, मुख्य रूप से ये फील्ड वाइंडिंग द्वारा ही उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। और इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट वोल्टेज किससे प्रभावित होता है, तो ये जो प्रभावित होता है साथियों ये होता है चुंबकीय फ्लक्स से। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की दक्षता अर्थात इफिशियंसी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। देखिए जब भी इफिशियंसी की बात किया जाए, आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये दक्षता की बात कर रहा है। किस चीज का बात कर रहे हैं, दक्षता का बात, क्योंकि इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता। और ध्यान रखिएगा डीसी मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कॉपर लॉस अर्थात I²R को कम किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कॉपर लॉस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जिसमें क्या होती है, उष्मा जो होती है उत्पन्न जो होती है वो कम होती है, मतलब कि जो लाइटिंग होती है वो कम होती है। और जो अधिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित होती रहती है। तो इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन, यहाँ पर सी, यहाँ पर लॉस के बारे में सी में दिया गया है, कॉपर सॉरी तांबे की लाश या कॉपर लाश कहें एक ही बात है।
कॉपर लॉस को कम करना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान कब अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बैक ईएमएफ का मतलब यहाँ पे ईबी का बात कर रहा है, और ईबी जो बैक ईएमएफ को अनुसार हम इंडिकेट करते हैं ईबी से, ये मोटर की गति के जब समानुपाती होती है, और स्टार्टिंग पर यह जो न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती है यह अधिकतम हो जाता है। और वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईएमएफ का मान कब अधिकतम होता है। तो साथियों, ये जो होता है अधिकतम, यहाँ पे गति पर जो होगा ये अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम गति पर। ये साथियों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां पे उच्च टार्क, मतलब कि हाई टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, ट्रॉली हो गई, या क्रेन हो गए, या लिफ्ट में भी ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जहां पर जो इसे ज़्यादा यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होती है, वैसे भी कह सकते हैं, वहां पर इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक ट्रेनों में। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कौन सा नुकसान मुख्य रूप से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुख्य रूप से यदि बात करें तो इसमें 3 लॉस होते हैं। एक कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है, एक होता है यांत्रिक लॉस। ये 3 लॉस इसमें होता है। मतलब कि कॉपर लॉस की बात करें तो वाइंडिंग में जब करंट प्रवाह होता है तो उस समय यह लॉस देखने को मिलता है। और आयरन लॉस की बात करें तो जब चुंबकीय जो हिस्टैरिसीस और जो एडी करंट होता है, इसके कारण होता है। और तीसरा जो होता है घर्षण, जो यांत्रिक लॉस होता है, ये घर्षण या हवा कह दें उसकी वजह से होता है। ये 3 लॉस इसमें होता है। तो यहाँ पर आपका तीनों दिया गया, कॉपर लॉस भी दिया गया, आयरन लॉस भी दिया गया, और यांत्रिक लॉस भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में टार्क किस किस अनुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप यहाँ पर सभी को मालूम है टार्क का सूत्र क्या होता है। मतलब कि डीसी मोटर में जो उत्पन्न टार्क होता है उसका एक समीकरण होता है, और ये होता है टी प्रोपोर्शनल टू फाई गुने आई ए। ये हमारा सूत्र होता है। अब ये किस चीज की बात किया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे टार्क की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो टार्क होता है ये किसके होता है, फील्ड फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लक्स देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको आईए देखने को मिल रहा है। आईए का मतलब आर्मेचर करंट देखने को मिल रहा है। तो ये टी जो है यहाँ पे किसके है, तो ये साथियों है फ्लक्स के है, और यहाँ पे आर्मेचर करंट के है। इसके क्या है साथियों, इस अनुपाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के गुणनफल के, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखिए, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 18 है, जिसमें पूछा जा रहा है यदि डीसी मोटर से लोड हटा दिया जाए तो क्या होगा। यदि डीसी मोटर से लोड हटा देते हैं तो उस समय क्या देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, यदि डीसी मोटर से लोड आप हटा देंगे तो आर्मेचर करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और जो बैक ईएमएफ है, जो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो अधिकतम हो जाएगा। तो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा कि जो उसकी स्पीड होगी, जो गति होगी, वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे विशेष रूप में यदि बात करें तो ये जो होता है सीरीज मोटर में, ये ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोटर की गति बढ़ जाएगी। ये साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर स्व उत्तेजित, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होने वाला कौन सा यहाँ पे जनरेटर होता है, तो उसको बोला जाता है जो कि सेपरेटली एक्साइटेड, और हिंदी में उसको बोला जाता है अलग अलग उत्तेजित। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होता है अलग अलग उत्तेजित, जिसको हम सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत से, मतलब कि एक्सटर्नल सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है।
लेकिन जो स्व उत्तेजित जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर जो होती है वो वोल्टेज से जुड़ी होती है, तो उसमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ पे अलग से उत्तेजित जो जनरेटर जिसको हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाहर से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसी कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डीसी जनरेटर स्व उत्तेजित नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि ये अलग अलग उत्तेजित जनरेटर है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलग अलग उत्तेजित जनरेटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे नियंत्रित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीसी मोटर में जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें बैक ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कम करने के कारण जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ही अधिक हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है साथियों कि मोटर और जो ब्रश का जो नुकसान है वो यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जब भी नियंत्रण की बात की जाती है तो नियंत्रण करने के लिए जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस होता है उससे किया जाता है। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही कवर किया था। यदि आप कहेंगे तो अगली वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप कमेंट पे जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। और यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा।